हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम सीखते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, हम सीटेट पेपर सेकंड कर रहे हैं और ये हमारा है 28 जुलाई 2013 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो हम सीडीपी के पोर्शन को देख रहे हैं इसमें। तो हमने फर्स्ट टू 9 क्वेश्चन कल डिस्कस किए थे एंड आगे के क्वेश्चंस आज देखेंगे। आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। जो समावेशी विद्यालय है वो केवल इन जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किसी एक को छोड़कर, यानी कि इन ऑप्शंस में से किसी एक के अलावा बाकी सभी पर मनन करता है, और जिस पर मनन नहीं करता है वो कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। जो समावेशी विद्यालय है वो इस बात पर विश्वास करता है कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। सेकंड, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। जो समावेशी विद्यालय हैं उनमें अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाई जाती है और जो परिवेश है उसे प्रदान करने के लिए एक विशेष समूह भी तैयार किया जाता है, समूह में कार्य करते हैं। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल करने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग होगा, क्योंकि समावेशी विद्यालय का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको कितनी बार बताया है। समावेशी मतलब जहाँ पर डिफरेंट जो हमारे बैकग्राउंड्स हैं, डिफरेंट जो बुद्धि के जो प्रकार हैं बच्चों के, उनसे हर तरह के बच्चे वहाँ पर आते हैं, है ना। हर तरह की बुद्धि का वहाँ पर होगा और हर तरह की अधिगम अक्षमता वाले बच्चे भी होंगे, हर तरह का बच्चा होगा जहाँ पर वो होता है समावेशी विद्यालय। तो आप उन्हें अलग कर दें सामान्यों से तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ऐसा समावेशी विद्यालय नहीं कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश हैं। ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुकी हूँ, अब ये क्वेश्चन आपके लिए करना है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं। आपकी प्रॉब्लम को थोड़ी सॉल्व करने के लिए इनके पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अभिसारी चिंतक, सेकंड है अपसारी चिंतक, थर्ड है बहिर्मुखी, फोर्थ है बहुत परिश्रमी। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कैसे होते हैं, इनमें से आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए बता देती हूँ कि ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ एकदम रॉन्ग है। अब आपके पास ओनली 2 ऑप्शंस बचते हैं, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2, अभिसारी चिंतक और अपसारी चिंतक। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, और आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। न्यू सनशाइन नाम से जब आप सर्च करेंगे तो जैसा यहाँ पर चैनल का लोगो है वैसा ही आपको वहाँ पर लोगो मिल जाएगा और आप वहाँ से जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी। इनमें से ऑप्शन आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शंस, उनमें से कौन सा सही होगा इस फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं तब वे जल्दी करते हैं। क्या करते हैं? जल्दी। ठीक है, तो बच्चे उन गतिविधियों में शामिल हों जो कक्ष में उपयोगी होती हैं तब वे जल्दी विस्मरण करते हैं। तो विस्मरण मतलब भूल जाना, यानी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित होती हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। केवल कक्षा कार्य से संबंधित हो ऐसी से नहीं होते हैं बिल्कुल भी बच्चे जुड़े हुए। सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय और मतलब कि उन गतिविधियों से शामिल होते हैं जो सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चा केवल जो सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय होगा सिर्फ उनसे ही जुड़ा हुआ होगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर फोर्थ एकदम करेक्ट होगा। बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन से जो मतलब जुड़ी हुई होती हैं, जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं, उनसे बच्चा जुड़ा हुआ होता है और उन गतिविधियों में बहुत जल्दी शामिल होता है, तब वे जल्दी सीखा करते हैं। जैसे कैसे? इस तरह से, सपोज़ आपके घर में 4 कप हैं, ठीक है, और आप उससे कह रही हैं कि बेटा 2 कप में चाय करके ले आओ।
अब 2 कप में बच्चा चाय करेगा, तो आप उससे यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर मैथमेटिक्स आ गई, बच्चे का यहाँ पर ज्ञान आ गया। अब आप उससे पूछ सकती हैं, जब 6 में से 2 में आप चाय करके लाए तो कितने कप अभी बचे हुए हैं, तब वो आपको काउंट करके बताएगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये इस तरह से जब चीज़ें उनके गतिविधियाँ जो हैं, जब वो मतलब वास्तविक जीवन में जब उपयोगी हो जाती हैं, जब वास्तविक जीवन में उनका उपयोग करने लगता है बच्चा, तब बच्चा जल्दी सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो मतलब ऑप्शन नंबर इसका 4th करेक्ट हो गया, क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट अगर होता है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है, ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। यानी कि व्यक्तिगत जो गतिविधियां हैं उन्हें इतना ज़्यादा नहीं प्रमोट किया जा रहा है, सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करते हैं, सामूहिक गतिविधियों को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जो ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं। ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है, यानी कि ऐसा करने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा आ जाती है, उसके प्रति नकारात्मक, यानी कि उसको निगेटिव तरह से देखना, यानी कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा पर ज़्यादा जोर ना देकर एक सामूहिक प्रतिस्पर्धा, यानी कि ग्रुप कंपटीशन आप करवाइए, ना कि इंडिविजुअल कंपटीशन। इंडिविजुअल कंपटीशन जो हम कराते हैं तो वहाँ पर बच्चे के अंदर अहम आता है कि हाँ मैं ही ये काम कर सकता हूँ, मैंने अच्छा किया है। तो ये मैं को ख़त्म करते हुए बच्चे को हमें क्या बनाना है, एक सामाजिक, एक अच्छा प्राणी बनाना है। तो हमारे लिए बच्चे को सामाजिक रूप से बच्चों के साथ रहते हुए उसे सिखाना है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। यानी कि जो बच्चे हैं वो हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष में मतलब किस मनोवैज्ञानिक द्वारा ये बताया गया है, ठीक है। तो ये जो है ये बंडूरा ने बताया है, एल्बर्ट बंडूरा ने। एल्बर्ट बंडूरा का एक सिद्धांत था सामाजिक अधिगम सिद्धांत, वो दिया है एल्बर्ट बंडूरा ने, और एल्बर्ट बंडूरा ने ही अपने जो थ्योरी दी है उसी में बताया है। एल्बर्ट बंडूरा ने एक वो बता दिया था, एक मतलब एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, जहाँ पर 72 स्टूडेंट थे और उनको 24 के क्या कहते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक को अग्रेसिव वाली स्टोरी दिखाई गई, एक को नॉर्मल दिखाई गई और एक को कुछ भी नहीं दिखाया गया, और उससे बच्चों में प्रभाव है वो दिखाया गया। और यही क्वेश्चन ये कह रहा है कि बच्चों मतलब फिल्म में जो दिखाए जाते हैं हिंसात्मक व्यवहार, उनको सीख सकते हैं। तो बिल्कुल सीख सकते हैं हिंसात्मक व्यवहार को, ठीक है। ये बात किसने कही थी, एल्बर्ट बंडूरा ने ये बात कही थी। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपको वो ज़रूर बताया जाएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आप टॉपिक को और अलग तरह से समझना चाहते हैं या फिर से अगर समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको वो टॉपिक फिर से समझा दूंगी। और अगर कोई न्यू टॉपिक भी है और आप वो सीखना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करता है। यानी कि बच्चा जो है वो मॉडल्स को देखता है और फिर उनका अनुकरण यानी कि उनको फॉलो करने की कोशिश करता है। इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जा सकता है, मतलब इस प्रकार का जो अनुकरण है उसे क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक अनुकरण। ऑप्शन नंबर 2, गौड़ अनुकरण। ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक अधिगम। ऑप्शन नंबर 4, सामान्यीकरण। इससे पहले जो हमने ये देखा है ना, ये जो हमने ये क्वेश्चन देखा है एल्बर्ट बंडूरा वाला, तो ये भी एल्बर्ट बंडूरा पर ही आधारित है। मतलब कि हमारे सामने जो भी मॉडल हैं, जो भी लोग हैं, हम उनका अनुकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और एल्बर्ट बंडूरा ने भी यही कही है कि बच्चा मॉडल को देखकर सीखता है, ठीक है। तो मॉडल को देखकर मॉडल का अनुसरण करने की जब कोशिश करता है तो इस प्रकार का अनुसरण क्या कहलाता है, सामाजिक अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है, सामाजिक अधिगम। एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को, यानी कि एक बच्चे जो हैं वो अगर कुछ पढ़ रहे हैं और उसके दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या चाहिए? अनुदेशन, कार्य, समय सारणी, बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, यानी कि आप सब में परिवर्तन कर दीजिए। सेकंड, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए, यानी कि जो पाठ पढ़ने में बच्चे को दिक्कत आ रही है, गलतियां कर रहे हैं, आप उसे छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, दूसरा पाठ पढ़ाने लगो और बाद में मतलब कुछ टाइम के बाद फिर से वो पाठ पढ़ा दो। नेक्स्ट है, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। तो भाई बच्चे हैं, जब कुछ नहीं आ रहा है तभी वो सीखने आए हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं उनकी गलतियां निकाल कर प्राचार्य से शिकायत करनी है या बात करनी है। फोर्थ है, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है, आपको करना क्या है, अगर आप समझा रहे हैं और पाठ के दौरान अगर बच्चा गलतियां कर रहा है, ठीक है, तो आप अन्वेषण, कार्य, समय सारणी और बैठने की जो व्यवस्था है आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा, और मतलब कि जब भी अगर ये है ऐसा कुछ भी, तो ये सब कुछ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है, जो शिक्षार्थी शिक्षण प्रक्रिया है उसके अंतर्गत। तो अगर बच्चा गलती कर रहा है तो सुचारू रूप से आपको चालू रखने के लिए यही करना होगा कि उसके अनुदेशन, कार्य, समय सारणी, इन सब में आप परिवर्तन कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं, यानी कि किसी एक को छोड़कर, यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं 4, इनमें से किसी एक को छोड़कर बाकी सभी जो तकनीकें हैं वो परीक्षा के जो कारण होते हैं उनको दूर करने की, जो परीक्षा की चिंता होती है ना, बच्चे चिंता करते हैं परीक्षा की, उनको दूर करने की कोशिश करती हैं सभी, बस एक को छोड़कर, ठीक है। तो फर्स्ट है प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना। आप बच्चे को प्रश्न पत्र की संरचना से मतलब परिचित कराइए, अवगत कराइए, तो बिल्कुल सही बात है। जब बच्चे के लिए हम इस तरह से सिखाते हैं तो क्या होता है, बच्चा सीख जाता है और उसको समझ में आने लगता है कि हाँ भाई किस पैटर्न में आएंगे क्वेश्चन। सेकंड है परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। तो जो मतलब कि जो आपके परिणाम के बारे में अगर ज़्यादा अगर सोचेंगे तो उससे क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि परिणाम मतलब आपको पता चल ही गया है। जितनी देर हम परिणाम के बारे में सोच रहे हैं बेहतर होगा कि हम उतनी देर अपनी स्टडी कर लें और उतनी देर आगे के बारे में प्लानिंग कर लें, ठीक है। तो परिणाम के बारे में सोचने से बेहतर है कि हम अपनी आगे स्टडी करें, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है समर्थन प्राप्त करना। आप किसी और का समर्थन प्राप्त करें, तो समर्थन प्राप्त करना भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि हाँ भाई आप समर्थन प्राप्त करके तब आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है विशिष्टताओं पर बल देना, मतलब जो हमारी विशिष्टताएं हैं उन पर हमें बल देना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें ठीक हैं, आप समर्थन भी प्राप्त कर सकते हैं, चलिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप समर्थन भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गलत है वो ये है कि आप परिणाम के बारे में अधिक सोच रहे हैं। तो परिणाम के बारे में नहीं सोचना है, और परिणाम के बारे में आपके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये तीनों बातें सही हैं, बस परिणाम के बारे में सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि हम अपनी आगे की स्टडी को बेहतर करें, ना कि परिणाम के बारे में सोचें। ब्लूम टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है तो वो किसकी पदानुक्रमिक व्यवस्था है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है उपलब्धि लक्ष्यों की, सेकंड ऑप्शन है पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं की, थर्ड ऑप्शन है पठन कौशल, फोर्थ ऑप्शन संज्ञानात्मक उद्देश्यों। तो जो हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ बा सा 3 विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं 3 स्टूडेंट। आ बा सा, आ को यह विषय रोचक लगता है, वह सोचता है कि यह इसके भविष्य में सहायक होगा। पहला बच्चा सोचता है कि हाँ ये उसके भविष्य के लिए अच्छा होगा। और बी अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। नेक्स्ट कह रहा है कि सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। आ बा सा के उद्देश्य क्रमशः, यानी कि जो आ है वो क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है, मतलब वो तो ये सोच रहा है ना कि मुझे ये आगे भविष्य में हमारे लिए हेल्पफुल होगा, है ना।
तो ये क्या है, ये है हमारी निपुणता, यानी कि वो अपने भविष्य को सोचकर चल रहा है, वो अपनी निपुणता के बारे में सोच रहा है कि हाँ मुझे इसमें निपुण होना है। जो बा है वो इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो केवल क्या चाहता है, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहती है। तो ये है उसकी निष्पादन उपेक्षा, ठीक है, ये है उसकी निष्पादन उपेक्षा। और जो फोर्थ वाला है वो कह रहा है कि भाई उत्तीर्ण होने से जो ग्रेड्स प्राप्त करने हैं उसके लिए, है ना, प्राथमिक सरोकार उसका क्या है, ग्रेड्स प्राप्त करना, तो ये कहलाता है निष्पादन। ओके, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश था और थी, मतलब कि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, यानी कि अपने सुरक्षा आवश्यकता ये होती है कि पहले आप स्वयं को बचाइए, है ना, तो सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, यानी उन्होंने इसका उल्लंघन किया, अपने देश को बचाया। तो अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में वो मारे गए, चाहते तो वो खुद को बचा सकते थे। तो संभवतः उन्हें क्या प्राप्त थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, ठीक है, यानी कि नवीन अनुभव की प्राप्ति करना चाहते हैं वो इसलिए। सेकंड है आत्मसिद्धि की प्राप्ति, आत्मसिद्धि प्राप्ति करना चाहते हैं वो। थर्ड अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा। फोर्थ अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। तो फ्रेंड्स, हमने जो मैस्लो का पूरा सिद्धांत पढ़ा था ना, मैस्लो की जो थ्योरी पढ़ी थी, उसमें हमने जो ये 5 हमने स्टेप्स पढ़े थे, तो इनमें से जो सबसे ऊपर होता है ना, वो होता है सेल्फ स्टीम, आत्मसिद्धि, ठीक है। तो वो आत्मसिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, आत्मसिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वयं को ना बचाकर अपने देश को बचाया। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है, यानी कि प्रतिक्रिया जो है, हमारा फीडबैक जो है, जो बिल्कुल विलोप हो जाता है, वो किसके बाद बहुत ज़्यादा कठिन होता है, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आंशिक पुनर्वलन, सेकंड निरंतर पुनर्वलन, थर्ड दंड, फोर्थ मौखिक भर्त्सना। तो देखो, जब हमारा जो पुनर्वलन है, जब आप नियमित ना करके अनियमित रूप से, यानी कि आंशिक रूप से जब आप करते हैं, तो ऐसे पुनर्वलन को मतलब क्या कहते हैं, ये जो पुनर्वलन होता है वो आंशिक रूप से पुनर्वलन कहलाता है। जब आप नियमित रूप से ना करके कभी कभी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आंशिक पुनर्वलन, ठीक है। इस प्रकार प्रदान जो किया जाता है पुनर्वलन के बाद, ये जो पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, तो इसके बाद जो फीडबैक है, जो प्रतिक्रिया है, उसका विलोपन संभव हो जाता है, यानी कि इसके बाद उसका जो विलोपन है वो होना शुरू हो जाता है और अधिक कठिनता से होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन होता है करना। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा, आंशिक पुनर्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जाता है, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। सेकंड ऑप्शन शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने। थर्ड ऑप्शन गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, अनपेक्षित परीक्षा लेकर। तो जब आप शिक्षार्थियों के जो व्यक्तिगत प्रयास होंगे उन पर जब आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो उससे क्या होता है, निपुणता अभिविन्यास आती है, ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत प्रयास जो होते हैं बच्चे के, उन पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। तो इसके द्वारा ही निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका मिलान उचित है, कौन सा उचित है वो बताना है। शारीरिक विकास वातावरण, यानी कि जो शारीरिक विकास है वो वातावरण से संबंधित होता है। तो शारीरिक विकास वातावरण से पहले किससे संबंधित होता है, वो संबंधित होता है अपने आनुवांशिकता से। संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से संबंधित होता है। तो संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो परिपक्वता से संबंधित नहीं होता है। थर्ड है सामाजिक विकास वातावरण से, बिल्कुल सही बात है, जो सामाजिक विकास होता है वो वातावरण से ही संबंधित होता है कि आप किस वातावरण में रहते हैं, उसी तरह से क्या होता है, आपका सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास पर वातावरण का पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चे कक्षा में
संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित हैं। मतलब किसी एक को छोड़कर बाकी सभी बताते हैं कि बच्चे कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, मतलब हम उम्र के जो साथी होते हैं बच्चों के, उनके साथ मधुर संबंध रखते हैं। सेकंड, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। नेक्स्ट है, क्रोध और हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो ये जो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन है, इसके लिए जो हम देखेंगे तो आप ये सभी काम कर सकते हैं, ठीक है, ये सभी काम आप कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए सही होगा, यानी कि ये चीज़ रॉन्ग है। हम उम्र साथियों के साथ जो प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त अन्य सभी जो भी हैं वो सभी संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। क्योंकि इसका रीज़न क्या है ये सोचिए। हम उम्र साथियों के साथ आप प्रतियोगिता कर रहे हैं, ठीक है, प्रतियोगिता पर दृढ़ता, यानी कि आप प्रतियोगिता करना चाहते हैं अपने हम उम्र साथियों के साथ, और प्रतियोगिता पर दृढ़ता पर ध्यान दे रहे हैं आप कि हाँ मुझे करना ही करना है, मुझे आगे निकलना ही निकलना है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अपनी आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस को रखते हैं। रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस को हम इन जो हमारी मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ मिला कर पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, अपनी इन रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस को। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, आप ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू, और अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिए।